अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट क्लास में बताओ कहाँ तक करा दिया था आप लोग को? लास्ट क्लास का टॉपिक बताओ। मैं तस्वीर तो खींचता हूँ, एक सेकंड चेक कर लूँ। वेक्टर्स करवाए थे, एक सेकंड। अच्छा, दो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे थे। एक उमर था, देखो उमर, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो एक्चुअल में गलती से इस टॉपिक में आ गया है। ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, तो काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 17। एक तुमने 17 भेजा था, दूसरा तुमने भेजा था आपके पास एमसीक्यूज नंबर 53। 53 मैं करा देता हूँ, राइट। 53 बेस यूनिट का सवाल है, और जो पहला वाला 17 की बात करें तो काइनेमेटिक्स का है, वो मैं काइनेमेटिक्स के साथ ही कराऊंगा। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। जी, कहाँ तक करा दिया था मैंने, बताएं मुझे ज़रा। पहले तुम्हारा क्वेश्चन करा दूँ मैं उमर, ताकि बाकी को जो मसला वो भी हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर सर 11 जो था। सर मुझे और भी सवालों में मसला है, मैं नंबर लिख के भेज दूं आपको? नहीं, नंबर लिख के नहीं भेजो, तस्वीर खींच के भेजो। मगर मैं 10 से 15 मिनट में जितने करा सकता हूँ कराऊंगा, फिर बाकी अगली क्लासेस में, राइट। तो मुझे ओके। सबकी स्नैपचैट पूछते रहो इस तरह ना, तो मेरे पास मोबाइल में तस्वीर रहेगी, मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 53 का 53 था क्या, देख लें। 53 में आपके पास एग्जामिनर ने कहा था विच रो ऑफ द टेबल शोज द फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करेक्ट यूनिट्स। अब देखें, पहली चीज लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही कह रहे हैं आप, ये आपसे नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरी चीज थी टेंसाइल स्ट्रेस। मैंने जब ये क्लास स्टार्ट हुई तभी मैंने कहा था एक्चुअल में ये आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी आपके पास एएस के अंदर पढ़ेंगे आप, यंग मॉड्यूलस। अब ये सवाल तुम खुद कर सकते थे अगर तुमको इन सब का फॉर्मूला पता होता। अब पहली चीज क्या लिखी हुई है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप सेकंड टर्म में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है फोर्स पर चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी। सी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, E इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। याद आया, ये आपने पढ़ा हुआ था। तीसरी चीज आप एज में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस इज द नेम ऑफ प्रेशर, और प्रेशर बराबर था फोर्स अपॉन एरिया। और चौथी चीज थी आपके पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फोर्थ नंबर पे आता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आप एस में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब बनेगा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है। उसका मतलब बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सेम रहेंगी और नीचे की दो चेंज हो जाएंगी। तो अब तुमको सबके फॉर्मूले पता चल गए। अब उमर तुमसे सारे सवाल, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ था ना, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मुझे सवाल में सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले बताने थे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा
एनर्जी अपॉन मास टाइम डेल्टा टी। स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया, और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बनेगा क्या आंसर अभी क्लास है मेरे पास से नहीं है। अच्छा वो पैनल डिस्कशन के लिए जी जी। अच्छा अच्छा और अच्छा आपकी तो होगी मेरे ख्याल। नहीं मेरी तो एक्चुअल में टाइम ही मैच नहीं हो रहा था, ये ओलेबस के साथ करना चाह रहे थे, तो ये मंडे को बोल रहे मंडे को मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा हाँ मैं आया था, मैंने कहा मैं फ्राइडे को आ सकता हूँ, बस थर्सडे फ्राइडे। तो हम ये कि अभी उमर से बात भी कर लेंगे, फिर अगले फ्राइडे कर लेते हैं। तो मस्त है, अल्लाह का शुक्र, अब तो घर आ गए। घर आ गई, मेरी बात हुई थी बेटे से बात हुई। मेरी भी बेटे से बात हुई, मगर मैं हॉस्पिटल चला गया था मिलने के लिए, मेरे घर के करीब थे तो मैं चला गया था। नहीं रहते जौहर में, मगर हॉस्पिटल में थे कालापुर वाले, अल मुमताज़ कालापुर ना मलिक की तरफ। तो मेरे घर के करीब था तो मैं चला गया था तो हॉस्पिटल में मिला। वो मैंने कहा था कि काम जो है ना, मैंने ये कहा कि लिमिट में करें। 1 मिनट बेटा, मैंने कहा कि काम जो है
जी अब आपसे हो जाएगा सवाल, राइट, सॉरी। E is equal to F upon Q, C is equal to MC, E is equal to M delta T, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, यंग मॉडुलस इज, मैं लिख रहा था फॉर्मूला यंग मॉडुलस का, मेरे दोस्त आ गए थे इसलिए, FL अपॉन A डेल्टा L। L का मतलब लेंथ, डेल्टा का मतलब चेंज इन लेंथ। एक्चुअल में इस टॉपिक में मैंने कहा था एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा। अब एक्चुअल में ये सारे फॉर्मूले आप एएस के अंदर पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, इसलिए आपसे सवाल नहीं हुआ था। और देखता हूँ मुझे व्हाट्सएप किया तुमने उमर सर, क्या, एक सेकंड सर, 25B, एक सेकंड उमर, 25B, 25 में क्या है, यस 25 का कोई इस सवाल का ताल्लुक फिजिक्स से है ही नहीं, ये आपकी जर्नल मैथ्स का सवाल है। किसका सवाल है आपके पास, जर्नल मैथ्स का। एक चीज़ पढ़ी थी आपने मैथ्स के अंदर, राउंडिंग और सिग्निफिकेंट नंबर्स, क्या आपको इसका आइडिया है? एमसीक्यूज नंबर 25 जो तुम बता रहे हो इसके अंदर उमर, एमसीक्यूज नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, एमसीक्यूज नंबर 25, एमसीक्यूज नंबर 25 में आपको स्पीड गिवन है, स्पीड की वैल्यू है 327.66, 327.66 है स्पीड, और आपके पास 3% की एरर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सवाल का कोई ताल्लुक फिजिक्स से नहीं है, सिग्निफिकेंट नंबर्स का ख्याल है सवाल है। सिग्निफिकेंट नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सुन लें आपके पास। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 327.66, इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। 3% का मतलब बनेगा 0.03, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट है। तो आपने आंसर वो देना है जिसमें 2 SF हो। मैं तो फिजिक्स का रूल ये है कि अगर आपके पास एक सवाल में 2 सिग्निफिकेंट, 2 वैल्यूज गिवन है, एक 5 सिग्निफिकेंट में और एक 2 सिग्निफिकेंट में, तो आंसर हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट में जाएगा। इसमें जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है 327.7, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। 328, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। 330, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2, और 300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1। इसका मतलब होगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट आंसर था 2, तो आंसर भी 2 में देंगे, तो आंसर बन जाएगा 320। दिस इज अ बाउंसर, ये बच्चों के ऊपर से गुजर जाते हैं, एरर निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं, वो एरर का सवाल ही नहीं है ये। आपने वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट नंबर देखे 5 थे, परसेंटेज एरर थी 0.03, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर आ गए, तो आंसर हमेशा 2 सिग्निफिकेंट में जाना चाहिए। तो 330 में 2 सिग्निफिकेंट है आपके पास। ट्वेंटी फोर बी, which experimental technique reduce the systematic error of the quantity। देखो आपके पास 2 टाइप की एरर बताई थी, एक होती थी सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती थी आपके पास रैंडम एरर, राइट। तो अगर सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर जो हो सकती है वो आपके पास एडजस्ट द एमीटर, रिमूव द जीरो एरर। सिस्टमैटिक एरर हमेशा रिड्यूस हो सकती है, किस तरह से, अगर आप इंस्ट्रूमेंट की एरर को ख़त्म कर दें। एक होती थी रैंडम, एक होती थी सिस्टमैटिक। रैंडम एरर जो रिड्यूस होगी वो आपके पास एवरेज लेने से होती थी, और सिस्टमैटिक एरर जो होगी जीरो एरर खत्म करने से होती है। तो अगर आप जीरो एरर रिमूव कर देंगे तो सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाएगी। इसका आंसर बनेगा ए, एडजस्ट द एमीटर, रिमूव द जीरो एरर। अगर आप जीरो एरर रिमूव करोगे तो सिस्टमैटिक एरर खुद रिमूव हो जाएगी, और अगर आप एवरेज लेते, मल्टीपल रीडिंग लेते उसके बाद उसका एवरेज निकालते तो उससे आपकी रैंडम एरर रिड्यूस होती है। रैंडम एरर डिपेंड करती है एवरेज वैल्यू पे, सिस्टमैटिक एरर डिपेंड करती है जीरो एरर पे। इसका आंसर बनेगा ए, राइट। अब आधा घंटा बचे, आगे बढ़ा दूं मैं कुछ?
बताओ लास्ट टॉपिक कौन सा कराया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। सर स्केलर एंड वेक्टर क्या था, और हम लास्ट पेपर के क्वेश्चन पर थे, p माइनस क्यू वाला था कोई क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम वेक्टर पढ़ाया था सर। हाँ, एक बताया था रिजल्टेंट वेक्टर, एक बताया था इक्विलिब्रियम वेक्टर, राइट। ये दो चीजें बता दी थी मैंने, कुछ याद है? रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? ये आपने ओ लेवल में पढ़ी थी वेक्टर्स में, कुछ याद आ रहा है? मैंने रिजल्टेंट वेक्टर इक्विलिब्रियम वेक्टर का एक्सप्लेन कर दिया था, डेफिनेशन शायद नहीं बताई थी। लिखो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन। जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो बोलोगे सर ये तो हमें पता थी। राइट, टॉपिक का नाम है वेक्टर्स, नहीं टॉपिक का नाम ऊपर लिख दो वेक्टर्स है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वेक्टर्स ही पढ़ेंगे आज। इसके अलावा की सिर्फ डेफिनेशन थी। मैं आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर नहीं याद है तो लिख लो। अब वेक्टर हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स। सर वो मैंने 24 और 25 भेजे, वो भी समझा दें एमसीक्यूज। 2 एमसीक्यू है बस। और चलो अभी इस करवाता हूँ। पहले मैं रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बता दूँ। अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ कुछ बता रहे थे शायद, आवाज़ तो मुझे आ रही थी फिर। अ वेक्टर which has the summing effect of all vector is called resultant vector. A vector which has the summing effect of all vector का मतलब क्या है? आपके पास मैं 3 वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला वेक्टर ये ड्रॉ किया मैंने, राइट। यहाँ पे पहला वेक्टर ड्रॉ खत्म हुआ, यहाँ से मैंने दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिया। ये दूसरा वेक्टर था, जहाँ पे दूसरा वेक्टर
में। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा आपके पास, ए बी सी। तो जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये कौन सी फोर्स बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। जी, तो इसमें जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो आपके पास ये बन रहा होगा। आवाज मेरी आ रही है आपके पास, ये आपके पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब होगा आर शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो मैं आपके पास आर को लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो डेफिनेशन बनेगी अ वेक्टर विच हैज़ द समिंग इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आपके पास ए बी सी का रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो फिर आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, तो जो इक्विलिब्रियम वेक्टर होगा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का मतलब -1 से, -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अगर एक वेक्टर ए है ये, तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a बन जाएगा। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज -a। क्या ये बात समझ में आई आपको। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये इक्विलिब्रियम वेक्टर है, ये कॉन्सेप्ट है। इसी में फिर आपने ओ लेवल्स में एक चीज़ और पढ़ी थी, वेक्टर्स को ऐड करने के डिफरेंट मेथड होते थे, राइट। वेक्टर को आप किस किस तरीके से ऐड कर सकते थे, दो मेथड। एक मेथड आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, एक मेथड आप एएस में पढ़ेंगे। एएस के अंदर दोनों पढ़ेंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के एडिशन के दो मेथड थे आपके पास। पहला मेथड था हेड टू टेल, और दूसरा कहलाता था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये आपने एएस में सीखना है। अगर मैं हेड टू टेल की बात करूं, तो हेड टू टेल के अंदर दो मेथड और आते थे। एक कहलाता था लॉ ऑफ ट्रायंगल और एक कहलाता था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दो लाइन पैरेलल लगा के जीएम ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब होगा वेक्टर्स राइट। द एडिशन ऑफ वेक्टर कैन बी ड्रॉन बाय दीज थ्री मेथड। पहला कहलाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, और एक कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो आप एएस के अंदर आपने ये हर चीज़ पढ़नी है, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज के क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा ऊपर की दो हो जाएं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगली क्लास में हो पाएगा क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है। इसकी मैं स्नैपशॉट खींच के भेज दूँ। पहले मैं बताता हूँ लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगर आप लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए तस्वीर खींच के मैंने भेजी आपके पास। मैं पहले बात करूंगा लॉ ऑफ ट्रायंगल की। तो अगर मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास।
अब इसमें 3 केसेस आते हैं। पहला केस क्या होता है इसके अंदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पहला केस क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लें। ये था 4 न्यूटन, ये था 6 न्यूटन। आंसर बताएं कितना होगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस में भी हो सकते थे, ये वाई एक्सिस में भी हो सकते थे, ये जी एक्सिस में भी हो सकते थे, मगर इनको बोलते थे पैरेलल वेक्टर्स। तो ये एक्स में भी हो सकते हैं, ऐड कर देंगे। तो जब याद रखें दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इज a प्लस बी। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर बात करेंगे आप लॉ ऑफ ट्रायंगल की, तो उसमें लिखेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट हो, अब ऑपोजिट होने का मतलब क्या आपके पास, ऑपोजिट होने का मतलब होगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ये आपके पास वेक्टर मैंने बनाया। अब एक वेक्टर यहाँ जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। ये देखें, ये सारे के सारे वेक्टर ऑपोजिट हैं, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नाम था ए, इसका नाम था ए इज 10 न्यूटन, बी इज 20 न्यूटन, सी इज 4 न्यूटन एंड डी इज 3 न्यूटन। अब तुम मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी भी गिवन है, मगर ये सारे वेक्टर ऑपोजिट है। तो इसका मतलब होगा अगर वेक्टर ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा। तो जब मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा आपके पास 10। मुझे लिखना चाहिए था बी माइनस ए, ग्रेटर माइनस ए स्मॉलर, तो इसका आंसर आएगा 10। और सी बड़ा था तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर 4 माइनस 3, आंसर आएगा 1 न्यूटन। इस डायग्राम के अंदर आपके पास 4 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर एक्स एक्सिस में, 2 वेक्टर वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस के दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं, वाई एक्सिस के दोनों वेक्टर भी ऑपोजिट हैं। तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब वेक्टर पैरेलल होंगे तो ऐड करेंगे, ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह वाई एक्सिस पे देखो, सी और डी थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो
तो जब सी और डी पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 3 = 1 और a - b = 10। यहाँ तक बात समझ में आई? तीसरी चीज जो बतानी है वो बतानी है परपेंडिकुलर। 3 केसेस पढ़ेंगे ट्रायंगल में, या तो पैरेलल होंगे, या ऑपोजिट होंगे, या परपेंडिकुलर होंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपके पास when 2 vectors are perpendicular, ये साइन है परपेंडिकुलर, या तो पूरा लिख लें, एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन वर्टिकल, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी वो भी देख लें आप। ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ये देखें। अब बताएं रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसका। ये एंगल 90 डिग्री, तीन केसेस हैं ट्रायंगल में, 0, 1। अगर दो करेंगे, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। हरी अप, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। आवाज सही हुई सलमान? When 2 vectors are perpendicular, how can you obtain resultant vector? सलमान तुम कौन सा बोल रहे थे? 24 और 25? 24 तो है ही नहीं इसमें। इसमें तो मुझे 42 नजर आ रहा है। तुमने कहा था 24 और 25, मगर तुमने जो पिक्चर भेजी है उस सवाल के अंदर तो 41, 42 है। 42 की तो बात नहीं कर रहे हो तुम कहीं? $42 है मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल क्या है? यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज सवाल है। पहले इसका आंसर बताओ मुझे, फिर उम्र बताओ कौन सा एमसीक्यूज बोल रहे थे तुम। 42 है 24? 41 एंड 42 ना, तुमने जल्दी में 24, 25 लिख दिया था। सही। 41 क्या है? अच्छा 41 और 42। चले इसका आंसर बताएं, फिर 41, 42 कराता हूँ। लास्ट के 10 मिनट में सवाल करवा के क्लास खत्म करूँगा। 41, 42 कराने। 10:50 पे मुझे एक मैसेज भेज देना उमर, मैं 2 सवाल करा जी। इसका आंसर बताएं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो कैसे निकालेंगे? करा। यू वांट टाइम? और अदरवाइज आई विल सॉल्व। सही उमर आंसर। When 2 vectors are perpendicular, we have to apply Pythagoras theorem. ये बात आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आप इसकी वेक्टर डायग्राम बनाओगे। वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगी? पहली फोर्स आपने ये बना दी, जहाँ पे पहले ख़त्म होगी यहाँ से आप दूसरी बनाएंगे। राइट। इसकी वैल्यू थी आपके पास 9, इसकी वैल्यू थी 12। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक बनेगा। ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन।
द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, तो आपके पास एंगल बन रहा था 90 डिग्री का। तो आगे समझ में आंसर? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 15 न्यूटन। ये बात किस किस को समझ में आई? अब इन तीनों चीज़ों को पढ़ाने का फ़ायदा क्या था, क्योंकि इसके बाद आपसे पास्ट पेपर का सवाल हो सकता है। अब मैं पास्ट पेपर का सवाल दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल के सवाल जब भी आएंगे तीनों केसेस मिक्स होके आ जाएंगे। कैसे, देख लें। क्या मैंने बहुत जल्दी तो नहीं कर दिया? कहीं कॉपी कर लिया था आपने? अगर नहीं भी किया तो इस सवाल को करें, समझ में आ जाएगा। बस 3 बातें याद रखेंगे। जब जब पैरेलल होंगे ऐड करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे पाइथागोरस थ्योरम, और ऑपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में फोर्सेस लगती हैं। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, इस पे एक फोर्स ये लग रही है, और एक फोर्स ये लग रही है। अब एग्जामिनर ने इसको वैल्यूज बताई हैं। दिस इज this is 8 Newton, this is 4 Newton, this is 15 Newton, this is 6 Newton। आपसे पूछता है इसका रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट फोर्स। इतनी देर में फोन करके पूछने में साथ। a प्लस बी का मतलब बनेगा 8 + 4 = 12। 8 + 4 + 12 लिखा है मुकद्दस तुमने। ये तुम्हारे लिखने का मकसद था 8 + 4 = 12। मुझे लग रहा है तुम 12 लिखना चाह रहे थे। अगर मैंने a + b यहाँ कहा दिया है। अच्छा, तुमने a और फाइनल आंसर ये जो तुम आंसर बता रहे हो, ये तो एक्स एक्सिस का आंसर है। अरे क्या, अच्छा, अब ये जो आंसर आ रहे हैं ये फाइनल आंसर तो नहीं है। एक आंसर एक्स एक्सिस का आ रहा है, एक आंसर वाई एक्सिस का आ रहा है। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सर इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी? पहले फाइनल आंसर तो बताओ, डायरेक्शन मैं तुम्हें बता दूंगा। फाइनल आंसर क्या होगा ये बताओ पहले। अब आपके पास है 15 उम्र, और डायरेक्शन भी बताओ उम्र तुम। ये डायरेक्शन मैं बता देता हूँ। चलो, पहले आपने इसको सॉल्व करना है एक्स एक्सिस में। पहले किस में सॉल्व करना है आपने? इसके एक्स एक्सिस। ये वेक्टर्स की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। एक्स एक्सिस को सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस में 2 वेक्टर्स थे, एक 8 था, एक 4 था। दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो ऐड कर देंगे। इसका मतलब होगा एक्स एक्सिस का जो फाइनल आंसर आएगा, मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 + 4। मैं हूँ क्या?
क्लास 8 + 4 is 12, वाई एक्सिस के अंदर 15 है और ये 6 है, तो 15 - 6, ये वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। वाई एक्सिस के अंदर 15 - 6 करेंगे तो बन जाएगा 9 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन देखो, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कौन से एक्सिस में, सारी की सारी राइट की तरफ। तो आप एक वेक्टर बनाएंगे ऐसे, सॉरी शेप बना देता हूँ मैं, यह आपने वेक्टर बना दिया एक्स एक्सिस का। इसके नीचे लिख देंगे 12। वाई एक्सिस में क्या होगा, 15/6, 15 इज ग्रेटर देन 6, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, और 9 की डायरेक्शन क्या होगी, 9 की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। क्या ये बात समझ में आई, ये 9 की डायरेक्शन हो गई। अब वैल्यूज लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 12, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 9। अब रिजल्टेंट कैसा बनेगा, हेड टू टेल फॉलो किया है मैंने। देखो मैं डे फर्स्ट से हेड टू टेल के पीछे पड़ा हुआ हूँ। हेड टू टेल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये देखें हेड टू टेल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अब तुमने पूछी थी डायरेक्शन, बिल्कुल सही पॉइंट है तुम्हारा। मैंने तुमको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बताए थे। वेक्टर जहाँ रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे तुमको ये चीज़ बनानी होगी। ये देखें, अब आप मुझे बताइए, ये आपके होता था नॉर्थ, ये होता था ईस्ट, ये होता था वेस्ट, ये होता था साउथ। तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है बताइए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बात समझ आई, बात समझ में। वेक्टर में हमेशा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ना गिवन हो तो आंसर जो देंगे उस तरह से देंगे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट या वेस्ट साउथ, राइट, इस तरह से आंसर कोट करेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट। तो 15 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट इज द फाइनल आंसर, 15 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, एक चीज आपके पास एएस के अंदर है, वो चीज कहलाती है एयर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, आपने चीज़ों को एस्टिमेट करना होता है। जो 41 एमसीक्यूज उमर ने मुझे भेजा है ना, जो आप लोग के पास हो सकता है ना हो या है तो देख लीजिएगा। 41 में लिखा हुआ है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ, लिखने का टाइम नहीं मेरे पास। सवाल में लिखा हुआ है एन ओलंपिक एथलीट हैज़ मास ऑफ 80 kg। ये मैं पासपोर्ट का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिया, बल्कि रुको मैं इसकी तस्वीर खींच के भेज देता हूँ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने ओ लेवल्स में किया था नहीं किया था मुझे नहीं पता, मगर एएस के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं। अब इस सवाल के अंदर उसने हर चीज़ पूछ ली, एडिशन भी करवा ली, सब करवा ली, रिजल्टेंट वेक्टर भी करवा लिया। अब मैं नीचे जाता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 41 था, क्वेश्चन नंबर 41, एमसीक्यूज नंबर 41 के अंदर आपको जो मास गिवन है एथलीट का वो 80 kg है। और एग्जामिनर ने एक बात और बताई है, क्या बात बताइए एग्जामिनर ने? एग्जामिनर ने आपको बताया है जी, क्या बताया है, एंड इट मूव 100 मीटर रेस, ठीक, वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 100 मीटर की रेस भाग। अब इसके लिए आपकी जनरल फिजिक्स या कॉमन सेंस थोड़ा सी, अगर आपने म्यूजिक, अगर आप स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि 100 मीटर की रेस जब होती है तो जो एथलीट होगा 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में भाग जाता है, कुछ आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। सौ मीटर की रेस जो होगा ना एथलीट, वो 10 से 11 सेकंड में भाग जाता है। कितने सेकंड में भाग जाता है? 10 to 11। चेक कर लीजिएगा, अगर आप स्पोर्ट्स चैनल देखें तो आप देखेंगे कि 100 मीटर की रेस जो होगी वो 10 सेकंड 11 सेकंड में हो जाता है। तो आपको टाइम लेना पड़ेगा 10 सेकंड। ये आपकी जनरल नॉलेज थी, जीके, नहीं पता थी तो छोड़ के आना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv², हाफ मास की जगह 80, स्पीड का मतलब क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू 80
डिस्टेंस तो बताया था 100, टाइम था 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर बचा हाफ इंटू 80 इंटू 10 का स्क्वायर करो 100, 2 से 1 कैंसिल, 4, 4 के बाद कितने 0, 1 2 3, 4000। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए मुझे उमर? 4000 जूल्स, ये कहलाती है एस्टिमेशन। एथलीट का मास 80 पता है, स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकंड, क्या होती है 10, तो कौन सा आंसर बनेगा? 4 इंटू 10 पावर 3, ऑप्शन बी बन जाएगा 4 इंटू 10 पावर 3। क्या ये बात समझ में आई उमर? और बाकियों को इसको बोलते थे एस्टिमेशन, क्या बोलते थे इसको? एस्टिमेट करना। इसका फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। और एमसीक्यूज नंबर 42 बिल्कुल वही सवाल है उमर जो तुमने अभी 3% वाला दिखाया था मुझे, एरर वाला, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर देने थे। एमसीक्यूज नंबर 42 तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इस सेंस में कि आपका जो आंसर आ रहा होगा ना, वो आंसर ऑप्शन में मौजूद है, मगर एग्जामिनर उसको आंसर कंसीडर नहीं कर रहा। 42 सबसे क्लासिकल सवाल है। इसमें बच्चों को सिग्निफिकेंट, जिस बच्चों को सिग्निफिकेंट का आइडिया नहीं है वो इस सवाल को मानेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने एक तुम्हें बात बताई है, आंसर हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट में देंगे। एग्जामिनर ने क्या बताया था? कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लें आप लोग सब, हरी अप। एग्जामिनर ने आपको टाइम बताया था 2.50 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड, और डिस्टेंस बताया था आपको, नहीं हाँ 40.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले आप स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस था 40, टाइम था 2.5, 40 को 2.5 से डिवाइड करो, स्पीड आ जाएगी। कितनी आ रही है स्पीड बताओ? आ रही है, अब पहले आपने स्पीड निकाल ली। सारे ऑप्शन 16 में तो आंसर 16 आएगा। स्पीड 16 आ गई स्पीड। अब आपने एरर निकालनी थी, तो आप फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी, प्लस निकालनी थी अननोन है, स्पीड आ गई 16 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस में कितनी एरर थी? 0.05 लिख दिया मैंने, बता। तो उसके बाद आप डिस्टेंस लिख ले 0.1 अपॉन 40। ये आपके पास किसके अंदर आ गई? ये आपके पास आ गई 0.1 अपॉन 40। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 से। बताएं आंसर मुझे। Hurry up, your time, your task is 0.36. about. Very good, 0.36। तो आंसर लिखेंगे 16 प्लस माइनस 0.36, मगर ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा उसकी रीज़न देख लें। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। इसका मतलब होगा जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 16 पॉइंट इधर लिखना चाहता है 00, तो मुझे डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे आंसर देना होगा। तो 16.0 प्लस माइनस 0.4, क्योंकि जब मैं 36 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगा 0.4, और ये आंसर होगा शायद सी, मुझे याद नहीं है, एक सेकंड देख लो मैं। तो आपका आंसर जो आ रहा था फिजिक्स के रेफरेंस से, वो आंसर आ रहा था आपके पास 0.36 जो आपने डी मार्क किया है, मगर इसका राइट आंसर है सी। मार्किंग की में चेक कर लेना, इसका आंसर बनेगा सी। और ये सवाल पिछले 10 साल में 7 से 8 दफ़ा रिपीट हुआ, सेम यही क्वेश्चन, और बच्चा हर दफ़ा ये गलती करता है। इसलिए जो स्मार्ट बच्चा होगा वो ये सवाल याद करके चला जाएगा, वरना इसमें लॉजिक क्या लग रही है? सिग्निफिकेंट नंबर्स। टाइम जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेस में, और डिस्टेंस जो है वो 1 डेसिमल प्लेस में। तो आप अपना आंसर जो कोट करोगे वो 1 डेसिमल प्लेस में कोट करेंगे, क्योंकि दिस इज द रूल ऑफ मैथ्स, आंसर इज ऑलवेज गिवन इन 1 SF। तो इसका आंसर बनेगा सी, नॉट डी।
तुमने डी कहाँ से मार्क किया हुआ है उमर? तुमने डी मार्क किया हुआ है, मार्किंग से डी मार्क किया था तुमने। इसका आंसर है सी। आ गई बात समझ में? तो 29 भी करवाना है। 29 यार, वो ब्लू कलर का प्रिंट है मुझे। 28। अरे यार, आपके पास रेंज है 40 से टेम्परेचर चेंज होता है 100 तक, और उसकी अनसर्टेनिटी बताइए 0.5 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे 40 प्लस माइनस 0.5 तो जाएंगी 100 माइनस 40, कितना आंसर आएगा क्लास? 60। मगर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होंगे? ऐड 0.5 एमसीक्यूज नंबर 29। तो डेल्टा टी बनेगा 60 प्लस माइनस 1। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? 1/60 इंटू 100 ये आंसर, वैल्यू इंटू 100। पहले क्लास में भी कराया था मैंने शायद। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर चेंज होता है